वेलकम टू गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी परीक्षार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कटारिया। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016। जी हां, ये जो यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 है, बहुत सारे बच्चों का सपना है कि यूपी ट्रिपल एस सी एक ऐसा आयोग के द्वारा जो जेई की वैकेंसी कराई जाती है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी इसको माना जाता है। और पिछले 5 साल से यानी कि 2016 से 2021 तक जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे थे, उन्हें आए दिन यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट से या यूपी ट्रिपल एस सी से या यूट्यूब के माध्यम से जो भी जानकारी जुटाने के लिए वो अक्सर लगे रहते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई का जो आखिर एग्ज़ाम है वो कब होगा। और बहुत सारे बच्चे ये भी कंक्लूजन के लिए मेरे पास उन्होंने बोला कि सर जो ब्रांच है, आपकी ब्रांच वाइज जो आपका जो कंपटीशन है वो कुल कितना हो सकता है, जो कुल फॉर्म इसमें भरे गए हैं उनकी संख्या कितनी हो सकती है, और मोस्ट प्रॉपरली जो है इसका एग्ज़ाम डेट कब है, और इसमें निगेटिव मार्किंग अगर है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसमें 2 पेपर होंगे सेम डे, तो निगेटिव मार्किंग का जो कट ऑफ होगी उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो एग्ज़ाम की जो हम इसमें मास्टर प्लान है एग्ज़ाम का, और एक सीट पे कितना कंफर्मेशन है, कितना जो कंपटीशन है, वो सब दोस्तों हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन आपसे चाहेंगे कि वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जितनी भी यहाँ पर मैंने बातें बताई हैं या जो भी मैं आपको बातें बताऊँगा वो सारी बिल्कुल एकदम तथ्य पर आधारित सारी बातें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। और काफ़ी मेहनत के साथ दोस्तों मैंने इसमें काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी कैलकुलेशन की है, और तो इसलिए शुरू से लगाकर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं और यूपी ट्रिपल एस सी जेई के किसी भी, चाहे वो 2016 हो 2018 के बच्चे हों, उससे संबंधित जो भी बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज है यूपी ट्रिपल एस सी जेई की, उसके लिए दोस्तों आप गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैंने जो आपके लिए काफ़ी मेहनत की है उससे में आपको क्या मिलने वाला है। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपके जो हर सवाल हैं उनका 1 बाई क्वेश्चन यहाँ पर दूंगा, और मैं आपके जो कमेंट हैं थोड़ा नहीं पढ़ पाऊँगा अभी थोड़ी देर, क्योंकि पहले जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ अपना कीमती समय निकाल कर दोस्तों इस बात को, जो मैं बात यहाँ पर बताने वाला हूँ उसको गौर से सुनिएगा, ठीक है। तो मैंने 3-4 दिन पहले ये कम्युनिटी पोस्ट किया था कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 में आपकी ब्रांच में से आपने कौन सी ब्रांच से फॉर्म भरा है। तो सिविल इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं 67% बच्चों ने बताया कि सिविल इंजीनियरिंग का फॉर्म भरा है, मैकेनिकल के 18% बच्चों ने, इलेक्ट्रिकल के 5% बच्चों ने, और एग्रीकल्चर की इसमें जो नहीं थी पोस्ट लेकिन फिर भी उन्होंने 6%, और अन्य ब्रांच 5%। अन्य ब्रांच का मतलब है कि आर्किटेक्चर की भी इसमें यहाँ पर 6 पोस्ट थी। और टोटल जो ये डाटा है वो 1000 अभ्यर्थियों का दोस्तों डाटा है। आप सभी देख पा रहे होंगे कि 1000 बच्चों ने यहाँ पर वोट किया है, ठीक है। तो इसी के आधार पर मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि इसके जो फॉर्म है कुल कितने हैं, कितना कंपटीशन होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग का क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं सिविल में कितने अभ्यर्थी पेपर दे सकते हैं, मैकेनिकल में कितने दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में कितने दे सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं अपनी इस PDF को ओपन करता हूँ। तो गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। ज्वाइन अस टेलीग्राम से आप हमारे जुड़ सकते हैं, वहां पर हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री PDF यहाँ पर देते हैं। तो अभी टेलीग्राम पर सर्च कीजिए गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट, और मुझसे अगर आपको कांटेक्ट करना तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप नंबर के द्वारा दोस्तों कोई भी मैसेज या जो भी आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूँ कि जो EWS का मैटर है उस पर काफ़ी जो कन्फ्यूजन है वो बना हुआ है। अभी एक ऑडियो चल रहा है हाल फिलहाल में, एक ऑडियो मैंने भी सुना है कि उसमें एक अभ्यर्थी बात कर रहा है एक कार्मिक विभाग के कर्मचारी से, तो वो बता रहा है कि अभी EWS का मैटर ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में कुछ बच्चे गए थे यूपी ट्रिपल एस सी, उनको बताया गया यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा कि यूपी ट्रिपल एस सी में का जो आपको होली के आसपास बिल्कुल सुखद सूचना, यानी कि एक आपको सुकून देने वाली सूचना, क्योंकि इसके EWS से संबंधित और जो भी इसके एग्ज़ाम डेट है, जो भी एग्ज़ाम डेट आप देख पा रहे होंगे कि 23 मई इसकी एग्ज़ाम डेट जो बताई जा रही है उससे संबंधित दोस्तों इस वीडियो में मैं यहाँ पर बात करने वाला नहीं हूँ, ठीक है।
मैं इसमें बात करूँगा कि क्योंकि यहाँ पर जो मैं बात करूँगा आपके तथ्य की बात करूँगा, ये सब चीज़ों के बारे में दोस्तों हम किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम से में अभी सर्च कीजिए गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट और यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 एग्जाम स्ट्रेटजी। ठीक है, सबसे पहले बता दूं इसका नोटिफिकेशन नंबर 28/2016 है, ये तो आप सभी जानते होंगे। लेकिन किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए या किसी भी तथ्य को समझाने के लिए उसके कुछ मेन पॉइंट होते हैं, कुछ मेन पॉइंट होते हैं, और जो मेन पॉइंट होते हैं बेसिक में पॉइंट होते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे मेरी जो मैं इस वीडियो में बात करूंगा मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे मेरी राय और उनकी राय सेम बैठे। ठीक है, तो इसलिए कोई भी बच्चा बुरा ना माने, जो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ ये केवल मेरा तथ्य है। आपकी मर्जी क्या है या आपका पॉइंट व्यू क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोस्तों बता सकते हैं। और कुछ बच्चे जो मुझे जानते हैं, जो मुझे गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट को फॉलो करते हैं, उनके लिए दोस्तों यहाँ पर ये मेहनत करी जा रही है। तो सबसे पहले अगर आप सही में आपने और आपके परिवार ने या आप समझते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब जो भी वैकेंसी होगी वो पैट के बाद ही होगी और पैट पास करने के बाद ही आपको जेई बनने का मौका मिलेगा। तो जो बच्चे 2016 के हैं, अगर उनका सपना है जेई बनने का, तो वो मेरे इन पॉइंट को, जो भी मैं आपको यहाँ पर पॉइंट बता रहा हूँ, उसको लिख लें, कॉपी पेन पर नोट कर लें। अगर आप इन सब चीज़ों का अनुसरण करते हैं तो निश्चित ही आप जय बनकर दोस्तों दिखा दोगे, आप जमाने को दिखा दोगे कि जय कैसे बना जाता है। क्योंकि अब वो समय है, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है कि कोई भी आपको बार बार नहीं बताएगा। हो सकता है मेरी बात आप केवल वीडियो में देखें, उसके बाद उसको अनुसरण ना करें, आपकी मर्जी है, मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी इन सब बातों को बार बार नहीं बताता है। तो एग्ज़ाम में मेन पॉइंट हमें आपको अपने दिमाग में क्या सेट करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, हम ये जो भीड़ है, हमें जो बताया जा रहा है पिछले 4 साल से कि यूपी ट्रिपल एस में इतने अभ्यर्थी, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ये अपने दिमाग में डालना है। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ एग्ज़ाम, यानी कि जो प्रेजेंट हैं, मतलब कितने अभ्यर्थी एग्ज़ाम में प्रेजेंट हो सकते हैं या कितने अभ्यर्थियों की उपस्थिति एग्ज़ाम, या कितने अभ्यर्थी उपस्थित हो सकते हैं एग्ज़ाम में, ये सब चीज़ों के बारे में मैं इसे यहाँ पर बताने वाला हूँ। उसके बाद एग्ज़ाम लेवल आपका इजी रहेगा, हार्ड रहेगा, हाई लेवल रहेगा, मॉडरेट रहेगा, किस प्रकार का आपका एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये एग्ज़ाम काफ़ी पुराना है। उसके बाद नेगेटिव जो मार्किंग है 1/4 है, उसका इस एग्ज़ाम पर क्या फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद टेक्निकल सिलेबस और नॉन टेक्निकल सिलेबस, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बच्चे वेट तो बहुत कर रहे हैं इसका, लेकिन इसके बच्चे कुछ ही बच्चे हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं, कुछ ही बच्चे हैं ऐसे जो तैयारी में लगे हुए। मैं किस बेस पे दोस्तों ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि हज़ारों बच्चे मुझसे भी दोस्तों जुड़े हुए हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी जेई की तैयारी करते हैं। मैं बिल्कुल तथ्यों पर आधारित बात करता हूँ, मैं बिल्कुल हवाबाजी में यहाँ पर आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो टेक्निकल बंदे हैं वो क्या कर रहे हैं, अवसर देखकर, अवसर का मतलब क्या होता है, अभी मान लीजिए आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में कोई नया नोटिफिकेशन निकल जाए और आपको पता चल जाए कि उसका एग्ज़ाम मान लीजिए जून में या जुलाई में होने वाला है, या आपको पता लग जाए कि इसका एग्ज़ाम 2 महीने बाद है, तो वो, क्योंकि जो जेई है, इस जेई की ना तो कोई एग्ज़ाम डेट अभी फिक्स है, ना कोई आने वाले समय में, ये केवल एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इस तारीख को हो सकता है या इतने तारीख को, ये केवल आपको सोर्स के माध्यम के सूत्रों के माध्यम से ही केवल आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में बच्चे क्या करते हैं, टेक्निकल की जगह नॉन टेक्निकल फील्ड में चले जाते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं बेरोजगारी का जो ये माहौल चल रहा है, बेरोजगारी की जो ये पीढ़ी चल रही है, आप इसको एक पीढ़ी समझ के चलिए, क्योंकि पिछले 5 साल से जो बेरोजगारों के साथ हो रहा है, हम सबके साथ हो रहा है। ठीक है, तो जो टेक्निकल वाला बंदा है वो भी, हम सबको क्या चाहिए, हमें, हमारे परिवार को, सबका मेन मोटिव क्या है, अब वो क्वालिफिकेशन से, कि अब किसी भी अभ्यर्थी के क्वालिफिकेशन से कोई मतलब नहीं रह गया, मतलब रह गया केवल एक गवर्नमेंट जॉब से। हमारा आपका सबका सपना होता है कि बस एक छोटी सी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, चाहे आपने एमटेक किया है, बीटेक किया है, ठीक है, आपने कुछ भी डिग्री करी हो, लेकिन आपकी एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए, बस अब हम इसी चाल में चले जा रहे हैं। तो जो टेक्निकल बंदा है वो भी इस समय नॉन टेक्निकल के पेपर दे रहे हैं, उन्होंने सोचा चलो जेई के नहीं हो रहे तो आरआरबी के दे रहे हैं। आरआरबी में नॉन टेक्निकल आप सभी जानते हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें वो पढ़ रहे हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे, जो नॉन टेक्निकल बच्चे हैं उनको काफ़ी अच्छा बीट भी किया है। ऐसा नहीं है जो टेक्निकल वाले बच्चे हैं वो केवल वो टेक्निकल ही जानते हैं, उनको नॉन टेक्निकल नहीं आता है। तो बच्चे क्या हो गए, मिक्स हो गए हैं, टेक्निकल सिलेबस में नॉन टेक्निकल में मिक्स हो गए हैं। दूसरी बात, बच्चे क्या एक चीज़ में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, मेरे से भी वो कुछ नहीं पूछते, बस यही पूछते हैं क्या सर ईडब्ल्यूएस मैटर
सोल्व हो गया, नहीं हो गया, यस या नो में जवाब दीजिए, यस या नो में जवाब दीजिए, यस या नो में जवाब दीजिए। भाई EWS मैटर सोल्व हो जल्दी होगा, EWS अगर नहीं हुआ तो जल्दी होगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि EWS मैटर सोल्व नहीं हुआ है ना। तो आप अपने मन में ये जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं, उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर डिपेंड करता है। आपके मान लीजिए आप प्रयागराज के हो, ठीक है, और तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम सेंटर मुरादाबाद भेज दिया जाए, हो सकता है आपका सेंटर आगरा भेज दिया जाए, हो सकता है वाराणसी वालों का सहारनपुर भेज दिया जाए और आप आने में असमर्थ हो। तो ये सब चीज़ें एग्ज़ाम सेंटर पे डिपेंड करते हैं आपके एग्ज़ाम के मूड पर, ठीक है। उसके बाद कट ऑफ, क्या कट ऑफ हो सकती है, ये सारी चीज़ें जो पॉइंट हैं। उसके बाद एज फैक्टर, कुछ बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि पिछले 3 साल उन्होंने तैयारी करी जेई की, लेकिन अब लास्ट में आकर उन्होंने हार मान ली। बोल रहे हैं कि सर अब एज फैक्टर है, अब एज काफ़ी हो गई है और जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं वो सारी हम पर आ गई हैं, तो इसलिए सर हम अब इस एग्ज़ाम को बस रहने दें, इससे बढ़िया तो हम कोई और एग्ज़ाम दे लेंगे। और हो सकता है उन्होंने अपनी साइड भी बदल दी है। साइड का मतलब है वो टेक्निकल थे, अब नॉन टेक्निकल फील्ड में चले गए हैं या अपने परिवार को चलाने के लिए कोई छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं दोस्तों जेई बनने के लिए, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बाहर की आलतू फालतू बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप इन आलतू फालतू बातों को नहीं समझोगे ना, तब तक जेई बनने के लिए जो ना आप बिल्कुल गंभीर नहीं रहेंगे। तो मैंने जितने भी आपको पॉइंट बताए हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैं आपसे यहाँ पर बात करने वाला हूँ। अब बात कर लेता हूँ आंकड़े की। मैथमेटिकल क्या होता है, मैथमेटिकल कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, वो अब मैं दोस्तों आपके सामने बताने जा रहा हूँ। वीडियो भले से दोस्तों लंबा हो रहा है, आप 2 घंटे की 3 घंटे की मूवी देख लेते हैं, जबकि वो जीवन में बहुत कम काम देती हैं, लेकिन ये केवल अगर आपकी थोड़ा समय ले भी लेगी तो दोस्तों ये जो मैं बात आपको बताने वाला काफ़ी आपके जीवन में काम आने वाली है। अगर आप इन सब चीज़ों का अनुसरण कर लेते हैं तो आपको जेई बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो फैक्टर हैं, ये कहीं ना कहीं एक ना एक चीज़ से आपके एग्ज़ाम से, यूपीएससी जेई के एग्ज़ाम से को रिलेटेड होती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताता, ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं समझाता, इन सारी चीज़ों पर आपसे कोई बात नहीं करता, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं। दूसरी बात, चलिए अब आपके काम की बात हो गई। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि शुरू के 10 मिनट से आप फालतू बकवास किए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो बकवास नहीं है दोस्तों, आप उसको अपनी लाइफ से रिलेटेड कोऑर्डिनेट करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि जेई बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है जेई बनना, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि अगर आपको 4 घंटे ना पढ़ें और आपको 40,000 की सैलरी मिल जाए, तो इतना आसान नहीं है। तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की मैं बात करूं तो दोस्तों ये 42,000 है। अब आप सोच रहे होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको हर चीज़ का स्पष्टीकरण दूंगा, तो आप सोच रहे होंगे कि 42,000 प्लस जो आप फॉर्म बता रहे हैं, ये डाटा आपके पास कहाँ से आया, ठीक है। तो दोस्तों एक बार न्यूज़पेपर में जो यूपीएससी में वैकेंसी नहीं हुई हैं उनके डाटा आया था, जैसे कि कंबाइंड टेक्निकल में 52,000 आया था, जेई 2016 में 42,000 आया था, ठीक है। जेई 2018 में 1,19,600 कुछ 78 आया था, है ना। तो ये डाटा उसके माध्यम से दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया है। तो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूँ तो मैं इसको 42,000 प्लस मानकर चल रहा हूँ, यानी कि 42,000 फॉर्म आपके 2016 के एग्ज़ाम में दोस्तों भरे गए हैं, ठीक है। अब यदि मान लिया जाए, क्योंकि मैं केवल अपने चैनल के आधार पे ये बात आपसे कर रहा हूँ, यदि मान लिया जाए कि 70% बच्चे पिछले 4 साल से इस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए, मान लीजिए 42,000 ने फॉर्म भरा, ठीक है, भर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन 42,000 बच्चे केवल यही इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका यूपीएससी एग्ज़ाम आएगा, कब उनका यूपीएससी का ये होगा वो होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। 100% बच्चे कभी भी किसी एग्ज़ाम के उसमें नहीं रहते, क्योंकि आप सभी जानते हैं तब से यूपी पुलिस की भी वैकेंसी हुई है, 69,000 वैकेंसी भी हुई हैं। अन्य कोई जो अदर राज्य के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो फोर्स से रिलेटेड हों या अन्य कोई जॉब होती है या अन्य प्राइवेट काम होते हैं जो, या कुछ इसमें से ऐसा भी होता है कि किसी अन्य क्षेत्र में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये केवल मैंने एक अनुमान है, और मैंने 70% अनुमान ही क्यों माना है, क्योंकि दोस्तों 70% अनुमान मानने का कारण मेरा ये है, क्योंकि जब भी मैं यूपीएससी जेई की बात करता हूँ तो बच्चों का रुझान में देखता हूँ, बच्चों की कॉल में देखता हूँ, बच्चों के मैसेज में देखता हूँ, तो अक्सर उनका यही कहना होता है कि यूपीएससी जेई, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी जेई 2016 और
18 आपके लिए गोल्डन चांस है। तो इसलिए बच्चों का रुझान इसमें होता है। तो इसलिए मैं यहाँ इस डाटा को यहाँ पर 70% मानकर चल रहा हूँ कि अभी भी 100 में से 70% बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं 42,000 का 70% निकालता हूं तो ये आता है 29,400। जी हाँ, ये आता है 29,400। अब क्योंकि पिछले 4 साल से जेई की कोई भी भर्ती नहीं हुई है, आप सभी जानते हैं कि जो जल निगम के बच्चे हैं उन्होंने भी ये फॉर्म फिल कर दिया था, लेकिन फिल करने के बाद आप सभी जानते हैं कि जल निगम के जो जेई हैं वो भी बेचारे बेरोजगार हो गए हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं, आप इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे के मेरे पास ऐसे बच्चों की कॉल आई है जो किसी अन्य जॉब पर है। अन्य जॉब का मतलब जैसे एएलपी में है, उनकी पोस्टिंग मान लीजिए सिलीगुड़ी हो गई है, अहमदाबाद हो गई है, बेंगलोर हो गई है, एएलपी में है या अन्य किसी जॉब में है, और वो जेई बनने का सपना अभी भी वो ये सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम अपने घर पहुंच जाए। तो वो आपसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने घर आने के लिए, अपने शहर में आने के लिए वो आपसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी इस बात को इग्नोर मत कीजिए। तो पिछले 4 साल से जेई की कोई भी भर्ती नहीं हुई है बड़ी, और बच्चों के लिए एक वेटेड वैकेंसी है। बच्चे बहुत दिनों से इसका इंतज़ार देख रहे हैं और ये वेटेड वैकेंसी है। अगर मैं बात करूं एग्ज़ाम उपस्थिति की, तो यूपी ट्रिपल एससी का जो दौर चल रहा है कोरोना के बाद से, जो भी यूपी ट्रिपल एससी में वैकेंसी हुई हैं उनमें 60%, 52%, 45% से ज़्यादा उपस्थिति नहीं रही है। लेकिन मैं फिर भी इसको 65% यहाँ पर मानकर चल रहा हूँ। प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, ये केवल मेरा एक अनुमान है और मेरा अनुमान कभी भी गलत नहीं जाएगा दोस्तों। तो जो मैं एग्ज़ाम उपस्थिति की अटेंडेंस की बात करूं, तो अगर मैं इसको 65% मानूं तो 42 का अगर मैं 65% निकालता हूं तो ये होता है 2730। 2730 है नहीं। तो कुल जो प्योर अभ्यर्थी की बात करूं जिनमें कड़ा कंपटीशन होगा, तो वो 29,400 में से अगर मैं 2730 बच्चे घटाऊं तो 26,670 26,670 जो बच्चे हैं वो आपके एग्ज़ाम यहाँ पर देंगे ही देंगे। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आंकड़ा घट या बढ़ भी सकता है, लेकिन ये एक अनुमानित आंकड़ा है। ठीक है, आप इस पर बहस मत कीजिएगा दोस्तों कमेंट के माध्यम से कि आपने ये कहाँ से मान लिया। ठीक है, ये एक अनुमानित आंकड़ा है और बिल्कुल सटीक आंकड़ा यहाँ पर दोस्तों मैंने बनाने की कोशिश की है। तो जो कुल प्योर अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम देंगे, बैठेंगे एग्ज़ाम में, वो आपका जो कंपटीशन है वो 26,670 बच्चों के बीच होने वाला है। अब आप सभी जानते हैं कि इसमें वैकेंसी जो पहले 489 वैकेंसी थी, इसमें से 103 वैकेंसी डिक्रीज़ हुई है। यानी कि अब जो वैकेंसी की संख्या है वो कितनी है, 386। कितनी है दोस्तों, 386, क्योंकि सिविल की 103 वैकेंसी इसमें से दोस्तों डिक्रीज़ हो गई हैं। तो इन जो वैकेंसी हैं वो है 386। अब जो ये प्योर कैंडिडेट आए हैं जो एग्ज़ाम में बैठेंगे, 26,670 को अगर मैं 386 से डिवाइड करूं यानी कि भाग करूं, तो जो पर कैंडिडेट है यानी कि एक सीट के लिए कितने बच्चे भिड़ेंगे, तो 69.093 यानी कि 70 बच्चे। आप समझ के चलिए कि एक सीट पर 70 बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो आप इसको इतना आसान भी मत समझिए, लेकिन आप इसको इतना कठिन भी मत समझिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एनटीपीसी में करोड़ों बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और तकरीबन 1600-1700 बच्चों पर एक सीट बैठ रही है। यहाँ पर तो केवल 70 बच्चों पे एक सीट बैठ रही है। तो आप बिल्कुल भी अपने मनोबल को दोस्तों बिल्कुल कम मत कीजिएगा। अब आगे थोड़ी और कैलकुलेशन कीजिए दोस्तों। मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है, ऐसे ही है कि मैंने फर्जी में कोई ये सब चीज़ें बना दी। देखिए मैंने आपके लिए काफ़ी पूरी हर डिटेल वाइज मेहनत की है। तो अगर मैं एक्चुअल स्टूडेंट की बात करूं, जो मेरे अकॉर्डिंग यानी कि जो मेरा मानना है, मेरे अनुसार जो बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे कौन से होते हैं। अब मैं सिविल की बात करूं तो मैं, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं जो सिविल डाटा ले रहा हूं, सिविल, मैकेनिकल, अदर ब्रांच, ये कहां से ले रहा हूं। तो दोस्तों वो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया था कि जो 69% बच्चे हैं वो सिविल के हैं, मैकेनिकल के 22% बच्चे हैं। ठीक है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के, क्योंकि 18, 5, 23, और जो अदर ब्रांच है यानी कि जो अदर हैं वो केवल 5% बच्चे हैं। ठीक है, अगर मैं 42,000 का 73% यहाँ पर निकालता हूँ, केवल सिविल के बच्चे यहाँ से मुझे पता चल जाएंगे कि सिविल के बच्चे कितने हैं इसमें। तो 72 का मैं अगर 73% निकालता हूँ तो ये मेरा आता है 30,660। 30,660। लेकिन मैं इसको कैलकुलेट
42,000 पे नहीं करूँगा, मैं कैलकुलेट करूँगा 26,670 पे। तो अगर मैं एक्चुअल सिविल के बच्चों की बात करूँ तो जो मैंने ये गोल कर रखा है, राउंड कर रखा है, तो 19,469 बच्चे सिविल के एग्ज़ाम देंगे मेरे अकॉर्डिंग। वहीं पर अगर मैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की बात करूँ तो यहाँ पर 4200 का 22% अगर मैं निकालूँ तो 9,240 कुल बच्चों ने फॉर्म भरा है जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के हैं, लेकिन एग्ज़ाम जो देंगे वो 5,867 बच्चे मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे। वहीं पर अदर ब्रांच की बात करूँ, ठीक है, अब आर्किटेक्चर जो अदर ब्रांच है इसमें उसकी मैं बात करूं तो अगर मैं 4200 का 5% निकालूं तो 4200 का 5% यानी कि 2100, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं दोस्तों, जो संभावित आंकड़ा वो है 1333, वो है दोस्तों 1333। ठीक है, अब सिविल का कंपटीशन देख लेते हैं। सिविल के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि 69% बच्चे सिविल के हैं, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर 73%, 69 की जगह मैंने क्या पर कितना लिया दोस्तों 73%, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मेरी ये जो मैंने भी आपसे वीडियो बनाई थी अभी कि मुझे कमेंट में बताना है कि कितने बच्चे सिविल के हैं कितने इलेक्ट्रिकल के हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी वीडियो हर बच्चे के पास गई हो, तो इसलिए मैं, जबकि मेरा जो आंकड़ा है यानी जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसको 73, 69 से बढ़ा के मैंने इसको 73 मान लिया जो सिविल के बच्चे हैं। तो जो सिविल का कंपटीशन है, कुल मैं अगर सिविल की वैकेंसी की बात करूँ तो 446 मानी यानी कि 343 जो रिड्यूस वैकेंसी हो गई 446। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे 446 क्या है। दोस्तों 489 में से टोटल जो सिविल की वैकेंसी वो 446 है, उसमें से 103 वैकेंसी रिड्यूस हो गई हैं, तो आपकी वैकेंसी बची 343। कितनी बची 343। अब 26,000 जो एक्चुअल बच्चे थे सिविल के 26,770 जो बच्चे थे, तो अगर मैं उसको 343 से भाग करूं, कितने से 343 से, ये टोटल मैं पे यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो ये बनेगा आपका 77.75। ये कहाँ से मैं ले रहा हूँ 26,770 में से ले रहा हूँ। ये कब ले रहा हूँ जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि 19,469 अगर बच्चों को हम अगर इसको रिड्यूस करूं मैं तो यहाँ पर ये आंकड़ा आपका 77 की जगह 45 के आसपास भी दोस्तों आ सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 49 बच्चे एक सीट पर एक्चुअल में यहाँ पर फाइट करेंगे ही करेंगे। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सिविल की। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया सिविल का। तो अब आपको पता चल गया होगा कि सिविल के एक्चुअल में कितने संभावित फॉर्म हो सकते हैं और सिविल का जो कंपटीशन है वो क्या हो सकता है। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो लंबी भले से लेकिन आपके लिए मेहनत करी गई है दोस्तों। वहीं पर बात करूँ मैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की, तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की 37 वैकेंसी हैं। तो 26,770 का 37% अगर मैं निकाल लूँ तो 720.21 यानी कि एक सीट पर 720 बच्चे यहाँ पर फाइट करने वाले हैं, जो सबसे बड़ा आंकड़ा है। यानी कि सबसे बड़ा जो कंपटीशन है दोस्तों वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का है, और इन्हीं की जो कट ऑफ है दोस्तों वो सबसे अधिक यहाँ पर जाने वाली है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जो 26,700 की जगह अगर मैं एक्चुअल डाटा लूँ, एक्चुअल का मतलब क्या है 9,240 अगर मैं यहाँ डाटा लूँ तो आपके भी 500 के समथिंग यानी कि 500 बच्चों पर एक सीट बैठती है। यहाँ पर मैंने पूरे पे डाटा लिया है। ठीक है, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का भैया 500 जो एक्चुअल है 500 बच्चों पर एक सीट बैठती है, और जो कैलकुलेशन के हिसाब से वो 720 पर एक सीट दोस्तों यहाँ पर बैठ रही है। वहीं पर मैं आर्किटेक्चर की बात करूँ यहाँ पर, तो आर्किटेक्चर में 1336 पे यानी कि 355 बच्चे पे एक सीट बैठ रही है। तो आप बिल्कुल भी इस एग्ज़ाम को हल्के में ना लें, और जो भी मैंने ये आंकड़ा आपके सामने तैयार किया है आप इसको अच्छे से एनालिसिस करें, आप इसको बिल्कुल अच्छे से एनालिसिस करें, और तब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर आपने जो मेहनत की है, आपने जो ये आंकड़ा बनाया है सही है या गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोस्तों मेरा आंकड़ा बिल्कुल एकदम गलत हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो भी मैंने आंकड़ा ये बनाया है, जो भी ये मैटर बनाया है, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ
और बिल्कुल संभावित आंकड़ा यहाँ पर दोस्तों बनाया है। ये बात से ये इस वीडियो बनाने का अभिप्राय केवल मेरा इतना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे अक्सर यही पूछते रहते हैं कि सर ब्रांच वाइज जो डाटा है वो हमें बता दीजिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए कई दिन से कैलकुलेशन करी जा रही थी आपके लिए। और बाकी रही बात एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम तो अब आपका होगा ही। देखिए 2 मंथ आपके लिए फिक्स हैं, आपका मई और जून। मई और जून में आपके एग्ज़ाम ज़रूर हो जाएंगे। रही बात EWS मैटर की, ठीक है, तो EWS मैटर अगर सॉल्व नहीं भी हुआ तो भी वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें EWS नहीं लगने वाला है, EWS नहीं लगने वाला है। तो इसलिए आप ये जो भी मैंने आपको डाटा बताया है या जो भी मैंने यहाँ पर आपको ये पॉइंट बताए हैं, अगर कोई अच्छा बच्चा होगा, ठीक है, और जेई बनने का हकीकत में दोस्तों, जेई कब बना जाता है या कोई भी काम या कोई भी कंपटीशन कब तोड़ा जाता है दोस्तों, जब आप अपना काम अपनी ईमानदारी से करें, ठीक है। मुझे नहीं पता आपकी सोच क्या है, आप कितना पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता आपने क्या, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कितना प्रयास किया है या आप कितना पढ़ते हैं। मैं तो केवल आपको मार्ग बता सकता हूँ, करना आपके हित में है, आपको करना है, नहीं करना है आपको नहीं करना है, ठीक है। मैं तो केवल आपको यहाँ पर बताऊँगा। बहुत सारे बच्चे तो मेरी इस वीडियो को देख के कहेंगे अरे चलो कोई बात नहीं, पता नहीं कहाँ से क्या क्या बना दिया है ना। तो हर इस दुनिया में हर तरह का बच्चा है, हर तरह के स्टूडेंट हैं, है ना। जो गहराई से लेगा वो एक दिन सफल भी ज़रूर होगा, क्योंकि हम मेहनत पर विश्वास करते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें देखकर हो सकता है कुछ बच्चों को अच्छा लगे, और उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जो भी मेहनत की गई है आपको अच्छी लगे। और आपकी ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों केवल मेरी बात सही निकले, आपका क्या मत है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो आप भी समझदार हैं, क्योंकि पिछले कई साल से आप जेई की तैयारी कर रहे हैं। आप अपने स्तर से भी दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना जवाब मुझे बता सकते हैं, या अपना कुछ आंकड़ा आपके पास अगर हो, या आपके पास कुछ ऐसा एनालिसिस हो, या आपके पास कुल अभ्यर्थियों का कोई टोटल डाटा आपके पास कहीं से हो, तो आप मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, ठीक है। क्योंकि मैं कोई भी खबर जब भी आपको यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाता हूँ, जब तक दोस्तों उसकी प्रमाणित सत्यता ना हो जाए। तो आप सभी ने दोस्तों अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखा, आप सभी का उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जय हिंद दोस्तों, बने रहिए गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट के साथ। और बेहतरीन ऐसी ही वीडियो UPSSC, चाहे वो जेई 2016 हो, 2018 हो, जब भी इसकी डेट अनाउंसमेंट हो जाएगी दोस्तों, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा, और बिल्कुल बेहतरीन तैयारी यहाँ पर आपको मेरे द्वारा कराई जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद।